जाता है। तो कहने का मेरा मकसद एक ही चीज का है कि आप लोग जो चीज मैं बता रहा हूँ, जितना मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये मेरे कहीं ना कहीं मेरा अनुभव है, मेरा जो मैंने पढ़ाई करी है, जो मैंने महसूस किया है, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो समाधान के लिए हम अगले सेशन में बात करेंगे। आज हम यहीं तक बात करेंगे, क्योंकि टाइम का भी हमें ध्यान रखना है और टाइम का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आज हम बात करेंगे कि मधुमेह, डायबिटीज, शुगर रियल में है क्या चीज, हम इससे कितना बच सकते हैं, हम इसको सॉल्यूशन कितना ले सकते हैं, हम इसको कितना नियंत्रण कर सकते हैं। आज हम इन्हीं शब्दों को लेकर बात करेंगे। और इसको हम कैसे जाने, कहते हैं कि जब बीमारियां आती हैं तो वो कोई ना कोई संकेत देती हैं, कोई ना कोई वो लक्षण दिखाती हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, हम जान नहीं पाते हैं कि ये इस बीमारी के रूप में आती है। तो कहते हैं कि बीमारी होने से पहले कुछ न कुछ संकेत देता है, और वो संकेत जब देता है तो हमें क्या है, हमें पहचान आना चाहिए। अगर पहचान नहीं आता है तो क्या है कि हम बेहोशी में रह करके हम अपने लाइफ को जीते हैं, और पता ये चलता है थोड़ी दिन के बाद और हमारे बीच में वो उपस्थित हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि मधुमेह रियल में है क्या चीज, शुगर है क्या चीज। अगर मैं आकर बात करूं तो ये एक तरह का ना पाचन जन्य बीमारी है, जिसको हम कहते हैं ना डाइजेशन संबंधित है। वैसे सभी लोग पढ़ते हैं कि हार्मोनल प्रॉब्लम है, बात सही है, लेकिन हार्मोन की समस्या सेकेंडरी है, ये फर्स्ट नहीं है। मैं आपको आज बताने का प्रयास करूंगा। जैसे सब पहले हम मधुमेह को सुने, पहले हम डायबिटीज को जाने, रियल में डायबिटीज है क्या चीज। डायबिटीज इसका जो बीमारी का नाम है, इस रोग का नाम है डायबिटीज मेलाइटस, या इसको हम मिलिटस भी बोलते हैं। तो मधुमेह इसको हम हिंदी में बोलते हैं, आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं मधुमेह। मधुमेह एक्चुअली देखा जाए दो शब्दों को मिला के बनाया गया है, एक पहले का नाम है मधु और दूसरे का नाम मेह। अब अगर हम बात करते हैं, मधु का मतलब होता है शहद, चीनी, मिठास। जब हमारी शरीर, हमारी बॉडी, हमारे शरीर का जो अंग है, जब उस मधु को, उस चीनी को, उस शहद को, जो उस मिठास को जब बढ़िया से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और ना डाइजेस्ट करने की वजह से वो बहने लगता है यूरिन के माध्यम से, उसी को हम कहते हैं, बहने की प्रक्रिया को कहते हैं मेह। मेह का मतलब होता बहना, बहना, ठीक है ना। हमारे पेशाब के माध्यम से वो क्या है, बहने लगता है। तो अब है क्या चीज कि ये आयुर्वेद शब्द है मधुमेह। अब हम इसको बोलेंगे, इसको आयुर्वेद की भाषा में प्रमेय भी बोला गया। प्रमेय जो होता है वो 20 प्रकार का होता है, जिसमें अगर हम बात करें यूरिन के माध्यम से आता है, ऐसे लेट्रिन के माध्यम से आता है, कुछ चीजें आती हैं। ये एक लंबा विषय है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि आज के डेट में हमारा जो समाज है वो मॉडर्नाइज हो चुका है, आधुनिक हो चुका है, पूरा एलोपैथ के उसके दिमाग में छाया हुआ है। ये सारा सोच का कमाल है, नॉलेज का कमाल है, ठीक है। जो हमारे बीच में जो नॉलेज दी जाती है वही हमारे दिमाग में रहता है, और वैसे उसी प्रकार के हमारे जीवन में, हमारे समाज में सोच डेवलप होती है, और वही सोच कर्म में हमें प्रणीत करती है। तो मैं कहता हूं कि शर्करा का बहना, चीनी का बहना ही मधुमेह है। अब हम बात करते हैं डायबिटीज। डायबिटीज रियल में ग्रीक भाषा है, ये इंडियन नहीं है, ये एक तरह से यूनान में इसको किसी एक ऐसे साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था 6वीं BC के लगभग में। तो अब हम बात करें कि ग्रीक भाषा में डायबिटीज को साइफन बोलते हैं, मतलब साइफन का होता बहना। शब्दों का ध्यान रखिए आप, अगर शब्दों पे ध्यान देंगे तो मैं कहता हूँ सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अभी आगे का विषय है हमारा, अभी आपको पता चलेगा कि डायबिटीज को हम ठीक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास 10 रोगी आते हैं तो आप 4 को 6 को आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो शेष हमारे पास बच रहे हैं हम उनको ठीक तो नहीं कर सकते, पर उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो शुगर की वजह से जो भयंकर समस्याएं आती हैं, जो एक हमें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मेलाइटस। मेलाइटस का मतलब होता स्वीट, स्वीट मतलब मिठास। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि जब मिठास, चीनी का बहना
ही डायबिटीज कहा जाता है। अब मैं बात करूं कि पहली चीज तो अपने दिमाग में ये रखिए कि डायबिटीज कोई डिजीज नहीं है, रोग नहीं है, ये ध्यान रखिए आप, एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर और रोग में क्या अंतर है, आप इस शब्द पे ध्यान रखिएगा आप लोग। डिजीज का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर जाके किसी चीज को कहते हैं डिक्रीज करे, मतलब उसको नष्ट करे, उसको खत्म करे, उसको क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। वो एक तरह से हमें एक तरह से ऐसा है, प्राण घातक बन जाता है। लेकिन आपने कभी सुना होगा कि डायबिटीज से कोई मरता नहीं है, डायबिटीज के बढ़ने से कोई, आपने देखा है कि शुगर के बढ़ने से उसकी बीपी बढ़ गई, उसकी किडनी फेल हो गई, उसको अटैक आ गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। आपने एक चीज देखा होगा। तो अगर हम बात करें कि डिसऑर्डर का मतलब होता है हमारी जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी का जो ऑर्डर है, जो जो फंक्शन है, वो फंक्शन हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे शरीर का कुछ फंक्शन है जो वो डिस्टर्ब हो चुका। तो जब वो डिस्टर्ब होता है तो कोई ना कोई संकेत देता है, लक्षण देता है। अगर उस लक्षण पे हम बात करें तो क्या है कि वो लक्षण है, अगर हम पकड़ना हमको आ जाए तो क्या होगा कि हम उसको अच्छी तरह से बता सकते हैं, हम उसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डिजीज ना मानिए इसको, इसको डिसऑर्डर मानिए, पहला चीज तो ये हो गया। अब दूसरा चीज ये है कि ये बीमारी जो है एक चय क्रिया से संबंधित है, जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म संबंधित एक एक लाक्षणिक रोग है। लक्षण में देता है हमें क्या है, जैसे शुगर बढ़ेगा तो क्या होगा कि बीपी बढ़ जाएगा, या किडनी पसर आएगा, या बार बार पेशाब होगा, या उसको खुजली होगी, इचिंग होगा, या उसको बार बार प्यास, मुंह सूखेगा। ये क्या लक्षण है, इससे पता चलता है कि व्यक्ति को अब है क्या कि जब शुगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं किसी अंग को वो हमारे डैमेज करता है। तो डैमेज किस लिए हुआ, क्योंकि शुगर बढ़ने की वजह से किडनी डैमेज होता है, हार्ट की समस्या होती है, बीपी, अटैक, बहुत सारी चीजें होती है। तो हम इसको क्या करें, हम डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं अगर हम अपने शरीर को व्यवस्थित करें, उसके लक्षण पर ध्यान दें। अब बात यह है लक्षण क्यों आता है, लेकिन लक्षण का कोई जड़ है, सिम्टम का कोई कहीं ना जड़ है। अगर हम जड़ पे काम करते हैं तो हमें सोल्यूशन मिलता है, लेकिन अगर हम लक्षण को कंट्रोल करने पे काम करते हैं तो क्या होता है, हमें आराम मिलता है, हम बीमारी को ठीक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, केवल हमें आराम मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है जो समस्या है, ये डाइजेशन संबंधित समस्या है। मैं आपको थोड़ा सा बॉडी के एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करूंगा यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आए कि जैसे हमारा जो आहार नाल है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम, हम खाना खाते हैं, सलाइवा मिलता है, इसके बाद वहाँ कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर हमारे आमाशय में जाता है, वहाँ भोजन टूटता है और बढ़िया से, एमिनो एसिड मिलता है, उसको और तोड़ता है, उसके जर्म को, जो हमारे खाने में कुछ बैक्टीरिया होता है उसको वो डेड करता है, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। फिर छोटी आंत की तरफ बढ़ता है, जहां पर हमारा लीवर का नली होती है, जिसको हम बोलते हैं, जहां पर पेंक्रियाज की जो नली होती है वहां पर आके मिलती है, और पित्त की थैली की जो नली होती है वो आके वहां मिलती है। आप समझिए, इसी के ड्यूडेनम है, वह जंक्शन पॉइंट है वो। अब होता क्या है कि खाना आगे बढ़ता है, डाइजेशन, अगर हमारा भोजन, क्योंकि आमाशय में भोजन एसिडिक होता है, लेकिन जब वो ड्यूडेनम की तरफ जाता है तो उसको क्षार मिलता है, जिसको हम पित्त बाइल बोलते हैं। बाइल क्या करता है, हमारे एसिड की मात्रा को वो एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। इन केस अगर हमारा भोजन सही नहीं है, अगर हमारा पाचन क्रिया सही नहीं है, अगर हम स्ट्रेस लाइफ जी रहे हैं, तो जो हमारा खाना है जो एल्कलाइन, एसिडिक से एल्कलाइन में कन्वर्ट होता है, अगर वो कन्वर्ट नहीं हो पाया तो क्या होगा, वो खाना हमारा जो एसिडिक ही रह जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो सेल है वो कभी भी एसिड नहीं लेता है। समझिए, सेल का नेचर है, बॉडी का नेचर है, वो 20% ही एसिड लेता है, 80% क्षार लेता है। ये नेचुरोपैथी की अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, आयुर्वेद भी यही बात कहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बीमारी होती कहाँ से है, जब हमारा भोजन एसिड के रूप में आगे बढ़ता है, तो जो हमारा आंतें हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत है, क्या करता है कि जो रस लेता है, आयुर्वेद की भाषा में उसको आम रस बोलते हैं। जब आम रस
बिगड़ जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि दूध में जब खट्टापन आ जाता है, जब एसिड की मात्रा आता है तो दूध फट जाता है, और फटने की वजह से क्या होता है, दूध कभी दही नहीं बन पाता है। वैसे हमारी बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं, जब वो रस बनता है, अगर रस वो खराब हो गया, एसिड बन गया, तो हमारे पेट में जाके वही गैस बनाएगा, वही एसिडिटी पैदा करेगा, वही हमारे ब्लड को दूषित करेगा। हमारे बॉडी की जो क्षार की जो मात्रा होनी चाहिए 80%, उसको क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, एसिडिक की मात्रा बढ़ाएगा। तो क्या है कि हमारे सेल को वही लेना पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। अब एसिड क्या करता है, हमारे जीवनी शक्ति को नष्ट करता है। देखिए, जीवनी शक्ति जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर और जीवनी शक्ति को समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारी बॉडी चलती कैसे है, वो इम्यूनिटी पावर से चलती है, जीवनी शक्ति से चलती है। अगर इम्यूनिटी पावर हमारी डिक्रीज हो रही है, अब आप समझिए इम्यूनिटी पावर पूरे बॉडी की डिक्रीज नहीं होती है, वो किसी न किसी एक अंग की होती है, जो अंग हमारा कमजोर होता है, जिसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है। यहाँ पर क्या है कि अब होता क्या है, लीवर प्रॉब्लम होता है, हमारी आंतों को प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी जो आते हैं वही रस को चूस करके ले करके हमारे लीवर को देता है, हमारे और अंगों को देता है। अब जाहिर सी बात है, जो खून में मिलेगा वही हमारे अंगों को मिल जाएगा। अब खून अगर एसिडिक होगा तो क्या होगा, पेंक्रियाज को भी वही एसिड वाला खून लेना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि ग्लूकोज किसके थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू, यकृत के थ्रू होकर के जाता है। अगर आप थोड़ा स्टडी करेंगे, नेट पे बहुत सारे मिल जाते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब खून के माध्यम से हमारा पेंक्रियाज को खुराक गड़बड़ मिलेगा तो जाहिर सी बात क्या होगा, माना कि जैसे हम इंसान हैं, अगर हम खाना ज्यादा गड़बड़ खाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल डाउन होगी, हमें थकावट जल्दी आएगी, ठीक है, बहुत सारी समस्या आएंगी। तो ऐसे हमारा सेल है, सेल हमारे शरीर की इकाई है। तो जब सेल को खाना गड़बड़ मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो सेल उगलता है, जैसे आप जानते हैं कि पेंक्रियाज जो है इंसुलिन बनाता है। पेंक्रियाज के अंदर 4 प्रकार के सेल होते हैं, जिसमें एक का नाम है बीटा सेल, और बीटा सेल अगर वो नहीं ठीक से खुराक पाएगा तो क्या होगा, वो इंसुलिन को डेवलप करने में उसको दिक्कत आएगी। तो डायबिटीज कहाँ से हो रहा है, यहीं से होता है। प्रोसेस को समझिए आप। अभी क्या है, हमारे देश में लगभग देखा जाए मैक्सिमम लोगों को दवाई पर ज्यादा ध्यान होता है, उनको बचाव पे ध्यान नहीं होता है, उनको खाने पर ध्यान नहीं होता है, उनको खाने के मेनू पे ध्यान नहीं होता है। एक बीमार व्यक्ति जो खाता वही स्वस्थ व्यक्ति खा रहा है। जो स्वस्थ कहता है कि मैं तो कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, मेरे को कभी तो कुछ हुआ नहीं, तो वो सोचता मैं कुछ भी खाऊं, जीवन मिला है तो खाने के लिए मिला है ना। तो यहाँ पर कहने का मकसद यह है कि मैं आपको चयापचय मेटाबॉलिक एक प्रोसेस होता है, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अगर डिस्टर्ब होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर का ये अंग गड़बड़ होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एनर्जी हमें भोजन से मिलता है, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है, मिनरल भी है, विटामिन भी है, बहुत कुछ चीजें होती हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो क्या है कि हम उसको किस रूप में ले रहे हैं, सबसे बड़ा डिपेंड ये करता है, अपने सोच को बदलना पड़ेगा और अपने डिसीजन को ठीक करना पड़ेगा। जैसे क्या है ना, जानकारियां तो आपके पास है, हमारे पास है कि सलाद खाना अच्छा है, फल खाना अच्छा है, सप्लीमेंट लेना बहुत बढ़िया है, लेकिन लोग लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वाद के पीछे भागते हैं। वो सोचते हैं अभी तो मैं बीमार हूं नहीं, अभी मैं कुछ भी खा सकता हूं। तो क्या है यहाँ सबसे बड़ा चीज है भोजन। पहला चीज भोजन, जो कि हमारी कंपनी टियांस टोटल आहार पर बात करती है, हमारी लाइफ स्टाइल पे बात करती है, जो हमारी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो गई है उसको मजबूत कैसे करें उस पर बात करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम बात कर रहे थे कि चयापचय मेटाबॉलिक प्रक्रिया, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी बता रहा हूं मैं कि जैसे भोजन जो होता है ना, आहार जो हम लेते हैं, जो खेत में पैदा होता है तो हमारे घर में आता है, तो फिर बर्तन में पकता है, फिर हमारे पेट में पकता है तो अब बात क्या है कि समझिए, अगर बर्तन में खाना ठीक से ना पका, गड़बड़ पका वो हम खाना खाएंगे तो क्या होगा, हमारे पेट में अगर गया, अगर उसको पेट ने भी सही से नहीं पचाया तो आप मान के चलना कि हमारा सेल को भी
वही खाना मिलेगा जो गड़बड़ खाना हमने खाया है। अब बात क्या है, जीवन शौक में जी रहे हैं लोग और जीना भी चाहिए, ठीक है, शौक भी पूरी करनी चाहिए। तो कहने मतलब है कि उस शौक को पूरा करने के साथ साथ आपको जागरूक रहना भी जरूरी है, क्योंकि क्लींजिंग प्रोसेस भी ध्यान रखना जरूरी है। तो हम क्लींजिंग की बात बाद में करेंगे। तो मैं आपसे हमारा भोजन एक बार बर्तन में पकता है और दूसरी बार पेट भी पकता भी और पचता भी है, और वही हमारा सेल उसको एब्जॉर्ब कर पाता है किसी न किसी के माध्यम से। ऐसा मत सोचिए कि डायरेक्ट ही पच जाता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि जो डायबिटीज है एक डाइजेशन संबंधित समस्या है, और क्योंकि जब हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, खुराक नहीं मिलेगा, बढ़िया से हम उसको भोजन नहीं देंगे, क्लींजिंग प्रोसेस नहीं अपनाएंगे, तो जो हमारी बॉडी हार्मोन बनाती है वो बढ़िया से हार्मोन नहीं बना पाएगी। अगर वो हार्मोन नहीं बना पाएगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि आपके शरीर में कोई ना कोई कमी आ जाएगी, और उस कमी के चक्कर में आपको बीमारी आ जाएगी। उस कमी को हम बोलते हैं दूसरे भाषा में कमजोरी। बीमारी से पहले कमजोरी होती है, बीमारी से पहले हम अभावग्रस्त होते हैं, बीमारी से पहले क्या होता है, हम कहीं ना कहीं कुछ चीजों हम पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी के रूप में। और बीमारी एक दिन में नहीं आती, खासकर डायबिटीज, डायबिटीज को आने में 2-3-4 साल लग जाते हैं, किसी किसी को 55 साल लग जाते हैं। ये मत सोचना कि आपको डायबिटीज 2 ही 4 महीना में आ जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है, कभी ऐसा मत सोचना आप, ठीक है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो लॉन्ग टर्म में आती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये हमने आपको यहाँ तक बताया, अभी हमने कहाँ तक बताया आपको कि हमारे शरीर में कोई भी चीज बनता है, बिगड़ता है, कैसे बिगड़ता बनता है, हम इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर इस चीज को हम नहीं समझते हैं तो इसका मतलब है कि हम सप्लीमेंट को सही से स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और हम ये कहेंगे कि यार हमको 2 महीना खाते हो गया, 3 महीना खाते हो गया, अभी तक तो मेरे को कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, अभी मेरा शुगर वैसे ही है, अभी तो मेरा ये दिक्कत है, मेरा वो दिक्कत है, ऐसा है। क्योंकि इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब हम बात करें कि इस रोग को समझने के लिए हमें 2 चीजों को समझना पड़ेगा। इसको हम 2 हिस्सों में आपको बांटेंगे। एक होता ग्लूकोज, जिसको हम दूसरे शब्द में बोलते हैं शर्करा। शर्करा रियल में देखा जाए मिठास होता है, और ग्लूकोज जो होते हैं वो 4 जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, बहुत सारी, ये सब मिठासपन में आते हैं। अब होता क्या है कि ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए ग्लूकोज हमारा सेल तब रिसीव कर पाता है जब हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर इंसुलिन मिलता है। हमारे बॉडी को, हमारे खून में जब इंसुलिन सर्कुलेट करता है, तब जाकर के हमारा सेल ग्लूकोज को ले पाता है, उसको एनर्जी के रूप में स्वीकार कर पाता है। अगर इंसुलिन हमारे बॉडी में कम बनता है या नहीं बनता है, तो उसके कारण से हमारे बॉडी के अंदर क्या है, चीनी, जिसको शुगर बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, बढ़ जाता है। बढ़ने के चक्कर में हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे डायबिटिक सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम डायबिटीज के रोगी कहे जाते हैं इसी वजह के लिए। और रियल देखा जाए कि डायबिटीज नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे मैं एक सामान्य सी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे हमारे इस पैनल में अनपढ़, पढ़े लिखे भी लोग हैं, अनपढ़ भी हैं। जैसे मान लीजिए खाना आपने खा लिया और पता चला खाना ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, गैस बनेगा या एसिडिटी बनेगी, और ज्यादा ज्यादा क्या होगा, फूड पॉइजन भी हो जाएगा। और जब फूड पॉइजन होगा तो क्या होगा, उल्टी करोगे, दस्त हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, चक्कर भी कुछ लोग आ जाते हैं। तो ऐसे हमारे शरीर के अंदर जब कोई भी चीज एक्सेस होता है, अधिक होता है, तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर इसी प्रकार के कुछ सिम्टम नजर आने लगते हैं, जो वो बीमारी के रूप में है, जो डिस्टर्बेंस में पैदा करता है। तो अब पहला चीज, तुम ग्लूकोज और इंसुलिन का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, बिना एक दूसरे के अधूरा है। तो यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज तो हमें मिल जाता है, लेकिन इंसुलिन को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने खान पान को, अपने शरीर को, अपने बॉडी को, अपने ऑर्गन को तंदुरुस्त रखना पड़ेगा। तंदुरुस्त रखने के लिए हमारी कंपनी ने बहुत कुछ दिया है कि जो हम उसको लेकर के अपने आप को ठीक कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको रिकवरी कर सकते हैं, और उसको हम समाधान भी ले सकते हैं। अब बात यहाँ आती है दूसरी चीज, शरीर। शरीर द्वारा जो उपयोग किया जाता है, मतलब जैसे ग्लूकोज,
अगर ग्लूकोज का उपयोग शरीर के अंदर ठीक से ना हो तो क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा। तो गड़बड़ी क्या होती है, जिसकी गड़बड़ी के चक्कर में हमें डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज के चक्कर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो अब हम जानेंगे कि शुगर जब होता है तो उसमें गड़बड़ी क्या होती है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ अगर देखा जाए कि शर्करा युक्त पदार्थ हम खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, बहुत सारी चीज लेते हैं, लेकिन हम अपने भोजन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा के लिए हम भोजन लेते हैं, तो भोजन में हमारा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो भोजन के द्वारा जब हम ग्रहण करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, तो पाचन क्रिया के द्वारा यह ग्लूकोज बन जाता है, राइट। और इस ग्लूकोज का जो अवशोषण होता है हमारे मुख में भी होता है, वहां भी हमें मिलता है, आमाशय में मिलता है, छोटी आंत में भी है, यहाँ तक कि बड़ी आंत में जाके मात्रा थोड़ी सी कहीं कम कहीं ज्यादा होती है। तो अब क्या है, ग्लूकोज आंतों के माध्यम से हमारे, हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब होता है, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके कहाँ ले जाती है, लीवर में ले जाती है। लीवर क्या करता है, उसको रक्त के द्वारा पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट कराता है। अब आप समझिए, ग्लूकोज ऐसे नहीं है कि आपने खाना खाया और तुरंत आपके बॉडी के अंदर पहुंच गया, नहीं, ये एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस के माध्यम से, जैसे आपने देखा होगा खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले उसको अनाज को साफ करते हैं, फिर धुलते हैं, फिर उसको पकाते हैं, फिर उसको बहुत सारे, फिर जब खाना खाते हैं तब जाके हमारी बॉडी को वो मिल पाता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जब भोजन जाता है तो वो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जब उसको मिलता है तब जाके पाचन क्रिया होता है। तो पाचन क्रिया फिर होता है, फिर उसको एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो निष्कासन होता है। ये 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से, अगर वो अवशोषित बढ़िया से ना हो तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। तो यहाँ पर क्या है, हमने आपको बताया कि लीवर के थ्रू रक्त के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। अब क्या है, ग्लूकोज पूरे शरीर में फैल गया। अब जब ब्लड के थ्रू फैल रहा है तो सेल के अंदर जाने के लिए उसको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। अब इंसुलिन जब मिलता है तो क्या है, इंसुलिन के माध्यम से ग्लूकोज हमारा जो सेल है, सेल के अंदर रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर उसको इस्तेमाल करता है, तब जाकर के हमारे सेल को ऊर्जा मिलती है, तब हमें फील होता है कि हमें एनर्जी मिल रही है। और अगर यही चीज ना हो तो क्या होगा, हमारे शरीर थकी थकी, बहुत सारी डिस्टर्बेंस है, मुंह का सूखना, बहुत सारी समस्या बढ़ने लगता। मैं अगर बात थोड़ा सा कहना चाहूंगा, इसी प्रकार से नमक के साथ है। अगर नमक आप ज्यादा ले लीजिए तो क्या होगा, उसमें भी दिक्कत होने लगता, मुंह का सूखना, बहुत सारी समस्याएं है ना, बॉडी में अकड़न, ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। तो चीनी, मीठा, नमक, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसको हम सफेद जहर बोलते हैं, हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए और हमारे स्वस्थ जीवन के लिए। अब हम बात करते हैं कि कोशिकाएं ग्लूकोज का उपयोग स्वतः नहीं करती हैं, जो कि मैंने पहले बता दिया, क्योंकि ये इंसुलिन के माध्यम से ही ग्लूकोज का अवशोषण करती हैं। और अगर मैं बात करूं कि ग्लूकोज एक ईंधन का काम करता है, क्योंकि अगर मैं एक मोटी मोटी भाषा में बात करूं कि ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने का काम उसको इंसुलिन ही करता है। अगर इंसुलिन ना मिले तो ऊर्जा हमारे बॉडी को ठीक से नहीं मिल पाएगा, राइट। आपने मेरी बात को समझे होंगे, मैं पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूं कि समझाने के लिए। अब बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन एक हार्मोन है, क्या है, हार्मोन है। जैसे थायराइड ग्लैंड है, उसमें भी हार्मोन का सिक्रेशन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ऐसे पेंक्रियाज भी है, ऐसे पुरुषों में क्या नाम है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे एड्रिनल ग्लैंड है, हमारे क्या नाम है, किडनी के ऊपर होता है। तो ये जितने भी ग्लैंड होते हैं ये सब हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। लेकिन पेंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि ये भी हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और जब हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन की दिक्कतें तब आती हैं, क्योंकि जब हम ज्यादा अनाप शनाप, ज्यादा दवाइयाँ, ज्यादा हमारी लाइफ स्टाइल टेंशन लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे बॉडी पर लोड पड़ता है। हमारी बॉडी जो बनाना होता है, जो जिस चीज को कहते हैं ना प्रोसेस, जो उसको करना होता है, वो ठीक से कर नहीं पाती है, जिसकी वजह से हमारा वो अंग जो इंसुलिन को डेवलप करना चाहिए वो डेवलप ठीक से कर नहीं पाता, रिसाइकलिंग जिसको हम कहते हैं, नहीं वो बन पाता है, ठीक है। जैसे अभी मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए
खेत में आपने गेहूं बोया, गेहूं काट लिया, फिर दोबारा गेहूं बोया और गेहूं ना हुआ तो क्या हो, क्या खाओगे आप? दिक्कत आएगी, भुखमरी तो होगी ना। तो ऐसे हमारे शरीर के साथ होता है कि जब हम खाना ठीक से नहीं खाएंगे, बहुत सारी चीजें नहीं लेंगे, तो क्या होगा, हमारे अंग को खुराक नहीं मिलेगा, सबको खुराक नहीं मिलेगा, इंसुलिन बनेगा नहीं, तो बीमारियां जरूर होंगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आगे अगर चलें, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो पेंक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है। पेंक्रियाज में 4 प्रकार के सेल होते हैं, जिसमें बीटा नाम का सेल इंसुलिन को डेवलप करता है। वैसे 4 सेल हैं, एक सेल का नाम अल्फा है जो ग्लूकागोन करके एक हार्मोन होता है, उसको सिक्रेशन करता है। बीटा इंसुलिन को सिक्रेशन करता है, और डेल्टा जो होता है सो सोमटोस्टेटिन को जो है वो सिक्रेशन करता है। और एक होता पीपी, पीपी नाम का सेल होता है जो उसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ये 4 प्रकार के चीजें हमारे अंदर हमारे पेंक्रियाज के माध्यम से उसका सिक्रेशन होता है। और अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि अगर देखा थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, मैकेनिज्म पे जाए, इसके प्रोसेस पे जाए, अगर हम थोड़ी सी क्रियाकलाप को अगर देखते हैं तो क्या होता है कि डायबिटीज में जो देखा जाता है कि हमारा लीवर, हमारा डाइजेशन ज्यादा गड़बड़ रहता है। आपने देखा होगा, अक्सर आप किसी से वार्तालाप करेंगे, किसी पेशेंट से पूछेंगे, तो उसका जो लीवर है वो फैटी जरूर होता है। लीवर के बहुत सारे काम हैं। हमारे नेचुरोपैथी में जब कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं 2 चीजों पर। पहला फोकस करते हैं लीवर पर, लीवर को कैसे हम तंदुरुस्त बनाएं। जब अगर लीवर तंदुरुस्त बन गया तो समझ लीजिए आते भी तंदुरुस्त बनना शुरू कर देती है। इसीलिए देखा जाए 95% लोग आज लीवर की समस्या को लेकर ग्रस्त हैं, जाने अनजाने में। और खासकर देखा जाता जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको लीवर की समस्या अक्सर होता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट है जो टियान्सी बना के हमें दी है, वंडरफुल प्रोडक्ट है, वो लीवर को ठीक करते हुए, डाइजेशन को ठीक करते हुए तब जाके हमारे पेंक्रियाज को वो ठीक कर पाती है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है। अब बात यहाँ पर जो मैंने बताया कि प्रोसेस यही है, बीमारी सही से आती है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं कि जो हमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से ना आकर के वो हमारे अदर सोर्स से आते हैं, और बहुत सारे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो कौन से हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आजकल अगर आप जानते होंगे कि भाई डायबिटीज 3 टाइप्स की डायबिटीज होती है, जिसमें एक का नाम है टाइप 1, दूसरे का नाम टाइप 2, और इस गर्भावस्था में खास होती है, जब गर्भकाल में उनके पेट में बच्चे होते हैं, पलते हैं, तो उस समय अक्सर देखा गया है कि ये दिक्कतें उनको आ जाती है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको कुछ चीजें बताना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन बताने से पहले एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर शुगर का लेवल कितना होना चाहिए, हम थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करेंगे। जैसे जब आप खाली पेट होते हैं, जब आपने कुछ खाना पीना नहीं खाया है, अगर अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे तो क्या होगा कि आपका सही माने में शुगर का जो नॉर्मल रेंज होता है, जो गुड रेंज उसको हम बोलते हैं, अच्छा माना जाता है, उसे कहा जाता है 99 या 100 होना चाहिए। 99, 100। अगर 100 से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप डायबिटिक तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपके बॉडी में कोई ना कोई डिस्टरबेंस बना हुआ है, दिक्कत हो रहा है, उस पर लोड पड़ रहा है, पेंक्रियाज पर लोड पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 100 ये हो गया, लेकिन अगर 120, 125 है तो भी माना जाता नॉर्मल है। लेकिन अगर 125 पहुंच गया, 120 से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक की तरफ। प्री डायबिटिक का मतलब है कि अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, अब आपकी बॉडी अलार्म देना शुरू कर दी है, अभी आप रोगी नहीं हैं, अब आपका पेंक्रियाज धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, अपने डाइजेशन को ठीक करिए, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करिए, आप सप्लीमेंट का सेवन स्टार्ट कर दीजिए, अभी समय है। अगर आप इसमें कहीं कंजूसी करते हैं, आप केवल परहेज पर ध्यान देते हैं, तो भी कल्याण नहीं है, क्योंकि परहेज काफी नहीं है। परहेज के साथ साथ अपने बॉडी को न्यूट्रिशन जरूर दीजिए, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करिए, अपने बॉडी का क्लींजिंग करिए। ये संकेत हमें मिल रहा है। मैं आपको ये भी इसके साथ साथ बताना चाहूंगा, क्योंकि ताकि आपको पता रहे कि आपको ध्यान क्या देना चाहिए। क्योंकि लोग आजकल पता क्या है, आजकल वो रिपोर्ट देखते हैं,
अरे अभी तो मेरा 120 है, कोई दिक्कत नहीं। अरे दिक्कत नहीं है, बहुत कुछ दिक्कत कल हो सकती है। ठीक है, तो ये बात आई कि जब आप, अब यहाँ पर एक चीज और, रैंक कहते हैं ना, कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे का भी मामला होता है। अगर ये 80 के नीचे जा रहा है, 70 के नीचे जा रहा है, तो समझ लो आपका शुगर लो की तरफ बढ़ रहा है, आपको ध्यान देना चाहिए। कहते हैं ना, शुगर हाई से ज्यादा लो खतरनाक होता है। अब बात करते हैं पीपी, जिसको हम कहते हैं कि खाने के बाद, खाने के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद जब आप ब्लड को टेस्ट कराते हैं तो कितना होना चाहिए? 180 के नीचे होना चाहिए। अगर 180 के ऊपर जा रहा है खाने के बाद, तो भी आप प्री डायबिटिक के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए 120 से लेकर के 140 से लेकर के 180 तक हैं, अगर खाने के बाद हैं तो इसका मतलब नॉर्मल है। लेकिन अगर 180 से आप 190, क्या कहते हैं, 200 या 195 की तरफ जा रहे हैं, तो समझ लीजिए आप प्री डायबिटिक हैं। आपको ध्यान देना चाहिए अपनी लाइफ स्टाइल पर, अपने भोजन पर, खान पान पर। आपको अभी दवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज बताने का प्रयास किया है कि आपको क्या ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों को, ये रहा नॉर्मल रेंज, जिसको हम युवा कहते हैं, उनके लिए रहा। लेकिन कुछ हमारे और एज के व्यक्ति, बच्चे होते हैं, जैसे जो बच्चा अंडर 6 ईयर का है, अगर 100 से 180 है तो ये इसको नॉर्मल माना जाता है। मतलब ये फास्टिंग की हम बात कर रहे हैं। 6 साल का बच्चा है, अगर उसके बॉडी में आपने 100 180 खाने के बाद इतना आ रहा है, खाली पेट में 100 आ रहा है, या 100 कहते हैं कि 20 30 40 आ रहा है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं मानना चाहिए। लेकिन सिम्टम को जरूर ध्यान दें। 6 से 12 साल के जो लोगों को, बच्चे जो होते हैं, उनको 90 से 180 माना गया है। और 13 से 19 साल के बच्चे जो होते हैं वो 90 से 130। और जो एडल्ट हैं, जो 19 से ऊपर के साल हैं, उनको क्या है, उनको 90 से 130 नॉर्मल रेंज माना गया है कि भाई आप इससे ज्यादा ना बढ़ें। अगर बढ़ रहे हैं तो ध्यान जरूर दें, नहीं ध्यान देंगे तो क्या होगा, समस्या आपकी बढ़ेगी। अब यहाँ पर हम बात करें कि अब हम शुगर का टाइप क्या होता है, इसको जानिए, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करिए। किस टाइप की शुगर को हम क्या कर सकते हैं, कितना ठीक कर सकते हैं, किसका कितना सोल्यूशन ले सकते हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग सप्लीमेंट लेते हैं तो क्या करते हैं, दवाई बंद कर देते हैं, और दवाई बंद करते हुए उनके लिए खतरा हो जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम बात करते हैं टाइप 1 शुगर। टाइप 1 शुगर क्या चीज है? ये खासकर उनको होता है जो वंशानुगत होता है, किसी के माता पिता में था, या मामा में, या नानी नाना दादा दादी, भाई बहन, बुआ, मामा की लड़की, मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये वंशानुगत कहा जाता है, कि जो उनके द्वारा हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, चांस रहते हैं। और ये खासकर जो है बच्चों में भी होता है उनके माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि किसी की शादी 35 साल के बाद हुई, ये पता चला उनके माता पिता में रहा है या उनमें हो गया है, तो होने वाले जो बच्चे के अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं कि उसके अंदर शुगर होने का पूरा चांसेस है। और जो टाइप 1 के शुगर के पेशेंट होते हैं, उनको इंसुलिन पर डिपेंड होते हैं वो, क्योंकि उनका जन्म से ही पेंक्रियाज कमजोर है, क्योंकि उनका पेंक्रियाज जो बीटा सेल है वो डेड है। इसीलिए आप कभी मत सोचिए कि उनका इंसुलिन बंद तो हो सकता है, लेकिन दवाई कभी नहीं बंद होगा। और ये भी डिपेंड करता है उसकी जीवनी शक्ति कितनी बढ़िया है, उसकी इम्यूनिटी पावर कितनी अच्छी है, उसके आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिए आप कि अगर मान लो कोई टाइप 1 शुगर पेशेंट है, टाइप 1 डायबिटिक है, तो उसको सप्लीमेंट इसलिए देना चाहिए कि ताकि जो इंसुलिन के लेने से जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उसके बॉडी के ऊपर, वो सप्लीमेंट क्या करेगा, उसको कम कर देगा या उसको खत्म कर देगा, जिससे जो डिस्टरबेंस आता दवाई खाने के बावजूद, इंसुलिन लेने के बावजूद, वो नहीं आएगा। तो इसीलिए टाइप 1 वालों को इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि इसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, इसीलिए ये इंसुलिन पर डिपेंड हो जाता है। टाइप 1 के साथ ये सबसे बड़ी खतरा ये है। इसके अलावा अगर बात करें टाइप 2 की, बात करते हैं, ये क्या है, हम खुद पैदा करते हैं। हमारा क्या पैदा करता है, हमारी लाइफ स्टाइल पैदा करती है, हमारी जो है हमारा भोजन,
खान पान, रहन सहन, दवाइयाँ खाते हैं, ठीक है, या हमारी जीवन शैली है, देर सोना देर जगना, परिश्रम का अभाव है, हम कुछ करते नहीं अपने शरीर के लिए, तो उनको ज्यादा ये डायबिटिक टाइप 2 होती है। और टाइप 2 डायबिटिक को हम आप ठीक कर सकते हैं। अगर 5 साल 6 साल के अंदर कोई आपके पास केस आता है तो आप उसको क्योर कर सकते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन यह है कि अगर आप सप्लीमेंट का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कराते हैं, थोड़ा वो अपने भोजन पर ध्यान देता है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। और इसका इंसुलिन बंद करना बहुत आसान है। आप 2 से 4 महीने के अंदर आराम से इंसुलिन बंद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ऐसे मेरे पास डायबिटिक पेशेंट आए हैं तो जिनको 4 महीना 6 महीना 3 महीना के अंदर उनको सब कुछ नॉर्मल हुआ है। किसी किसी को 1.5 साल भी लग गए हैं, किसी किसी को 2 साल भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि टाइप 2 डायबिटीज को हम लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन दावा नहीं करना है। इसलिए कि पेशेंट जो आता है, अगर आपने अपना दिया, पता ही चला कि कैसे किया नहीं, उसको भी बीच में उसकी जांच पड़ताल जरूर करने का प्रयास करिए। तो ये क्या है, यहाँ पर जो पेंक्रियाज है, जो बीटा सेल पूरी तरह से नहीं होता है। बेशक वो इंसुलिन को कम बेशक बनाता है, और कम बनाने से ही शुगर होता है। अगर आप सप्लीमेंट देते हैं, उसकी लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, बहुत सारी चीजों को ठीक करते हैं, तो क्या है, उसका जो पेंक्रियाज है वो रिजनरेट हो जाता है, और उसकी रिजनरेशन की वजह से इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। अगर वो बंदा मीठा भी खाएगा तो क्या होगा, वो धीरे 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 करके वो फिर वो नॉर्मल लाइफ में आ सकता है, राइट। तो अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर का। तीसरा नंबर क्या है, जो कि गर्भावस्था में खासकर लेडीजों को होती है। जैसे बच्चा हो जाता है फिर उनको नॉर्मल हो जाता है, लेकिन गर्भावस्था में अक्सर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सप्लीमेंट को जरूर दीजिए, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर कोई भी सिम्टम नजर आता है तो कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर जा सकता है। तो बच्चे के ऊपर ना जाए, इसलिए हमें गर्भकाल अवस्था में थोड़ा सा खान पान का और इन सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर यहाँ चिकित्सक बोलता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चा होने के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, आप स्वीकार कर लीजिए, पर मानिए मत, कुछ न कुछ जरूर करिए आप, ठीक है। लेकिन अब मैं चौथे की बात करना चाहूंगा। चौथा डायबिटीज माना गया है, अक्सर देखा जाता है कि लोग, अभी कोरोना काल में ज्यादा देखा गया है कि कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जिनको कोरोना हो गया उनको स्टेरॉइड लेना पड़ा, और स्टेरॉइड के चक्कर में उनका जो बॉडी का जो ऑर्गन है, जो जैसे पेंक्रियाज है, बहुत सारे ऑर्गन की समस्या आई, तो जिसकी वजह से बहुतों को डायबिटीज हो गई। अब उसकी वजह से दिक्कतें आई, क्योंकि स्टेरॉइड जो होता है हमारे जीवनी शक्ति को घटाता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को जो है लूज करता है, और वो जबरदस्ती काम कराता है। इसी वजह से स्टेरॉइड के चक्कर में, या कोई हार्ड मेडिसिन खाते हैं तो उसकी वजह से भी डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये जो 4 टाइप्स के बातें हमने बताई है, हमें इसीलिए कि जब कोई व्यक्ति आता है तो उसकी हिस्ट्री जरूर लीजिए आप, कि आपको डायबिटीज कैसे हुआ, कोई स्ट्रेस नहीं था, कि कोई दिक्कत तो नहीं थी, कि आपके जीवन में कुछ ऐसा नहीं था, कि माता पिता में, मतलब जरूर लीजिए। और उसी के आधार पर अगर आप उसको सोल्यूशन देते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप सफल होंगे इस जो हम लोग इस काम को कर रहे हैं, जो वेलनेस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो यहाँ पर क्या है कि आप 4 प्रकार के डायबिटीज होते हैं, इन 4 प्रकार के डायबिटीजों को हमें समझना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, कारण क्या है, इस कारण को हमें जानना जरूरी है। अनिल जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब 40 जो हमारा सेशन है, क्योंकि विषय तो बड़ा लंबा है, और जब